दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 805 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है आईसीटी, इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम। और सबसे ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन हम लोग हिंदी में ही इसको चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चन तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। उसके साथ जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम इसमें वीडियो में देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ में हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही कवर करेंगे, यानी एक ही वीडियो में सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है उसकी बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन दिया गया है विंडोज। विंडोज जो है ये कैसा है, तो ये जो है आपका एप्लीकेशन नहीं है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंड्रॉयड भी आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अब आपको बता देता हूँ इसमें अंतर। विंडोज़ जो है आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर सारे के सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, ठीक है, विंडोज़ में। लिनक्स भी बहुत पहले चलता था, जब विंडोज़ नहीं आई थी तो लिनक्स का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। तो उस समय का जो है ये एक तरह का विंडो था। उसके बाद जो है एंड्रॉयड फ़ोन जो आप यूज़ करते हैं, आजकल के जो भी स्मार्टफोन हैं मैक्सिमम जो है एंड्रॉयड पे चलते हैं, ठीक है। आईओएस पे जो है एप्पल के फ़ोन चलते हैं। तो ये एंड्रॉयड फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस एंड्रॉयड सिस्टम में जितने भी आपने ऐप्स इंस्टॉल कर रखे हैं वो होते हैं एप्लीकेशन, जिसकी यहाँ पे चर्चा की गई कि अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो हमारा जो विंडो है, विंडो में जो चलता है वो पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट जो है ये एप्लीकेशन है, जिसको हम ओपन करते हैं। विंडो जैसे आप कंप्यूटर खोलो, कंप्यूटर में जा करके आप पावर पॉइंट सर्च करते हो, ठीक है ना। तो पावर पॉइंट क्या होता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर दे है द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एम एस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, बहुत सारी टेबुलर फॉर्म होती है। मैं दिखा देता हूँ आपको बना करके कुछ इस तरह से, यहाँ पर इस तरह, ठीक है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलोगे तो इस तरह से आपको बहुत सारी टेबलें दिखाई देंगी, इस तरह ऐसे करके अपने आप टेबल उसमें बनी होंगी, ठीक है ना। उसी में हम काम करते हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल वर्क जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, और इस एक्सेल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जो है अकाउंट के लिए, ठीक है। इसमें इस तरह से कॉलम बने रहते हैं, ठीक है, इस तरह के डब्बे बने रहते हैं बहुत सारे। और फिर आपने जिसने यूज़ किया होगा उसको तो पता ही होगा, लेकिन जिसने यूज़ नहीं किया उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका ए कॉलम, फिर बी कॉलम, फिर सी कॉलम, फिर डी कॉलम, इस तरह से रहता है। और इधर जो है आप अपना कुछ भी 1 2 3 लिखा रहता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसका कोई अंत नहीं होता, ये चलता रहता है, और इसका भी कोई अंत नहीं होता, ये चलता रहता है। जेड के बाद में फिर से ए डबल ए आ जाएगा, फिर डबल बी आ जाएगा, डबल सी आ जाएगा, फिर आपका खत्म होगा तो ए सी से स्टार्ट होगा, ए सी, ए बी, इस तरह से बहुत सारे, मतलब इसका अनंत जो है। और इसमें हम जो है डाटा यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी का नाम लिख दिया, श्याम का नाम लिख दिया, बी में उसकी हमने कहा कि 95% है, और ठीक है ना, उसको हमने ग्रेड दिया तो ग्रेड है ए प्लस, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें डाटा भरी जाती हैं, तो इसी को हम एम एस एक्सेल कहते हैं। और ये जो है ये क्या होती है, शीट होती है, स्प्रेड शीट प्रोग्राम कहते हैं इसको। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर ये नहीं है, ठीक है। वर्ड को प्रोसेस नहीं करता, एनिमेशन के लिए इसका उपयोग नहीं होता। एनिमेशन के लिए जो है पावर पॉइंट का उपयोग होता है, ठीक है। एनिमेशन जो है एनिमेशन, एनिमेशन का भी पावर पॉइंट में नहीं हो। तो पावर पॉइंट तो एक तो प्रेजेंटेशन है, जो है आपको प्रेजेंट करने के लिए, स्लाइड्स को प्रेजेंट करने के। एनिमेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संस्थान विकसित करने वाली वेबसाइट है। तो इसमें से कौन सी वो वेबसाइट है जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी अधिगम संसाधन विकसित करती है। तो वो है HBCSE, ठीक है, ये वाली होती है। आ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्लियर है आपको। इस वेबसाइट का पूरा नाम जो है वो होता है होमी। एच से जो है, एच से आपका होमी, ठीक है, बी से बाबा, ठीक है, होमी बाबा,
और सी से जो होता है सेंटर, ठीक है, और फिर ई से एस से होता है, जो ये एस है इससे साइंस, और ई से होता है एजुकेशन, ठीक है। तो हम बोलते हैं इसको होमी भाभा, सेंटर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, ठीक है, या फिर साइंस फॉर एजुकेशन, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, इस तरह से होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बच्चों को अगर किसी को समझ भी नहीं आता है तो इसको बोलते हैं हम होमी भाभा, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया आपसे ई पोर्टफोलियो एक है, ई पोर्टफोलियो क्या है ये आपको बताना है। तो ई पोर्टफोलियो क्या होता है? ई पोर्टफोलियो मतलब आपका एक पोर्टफोलियो होता है, यानी कि आपसे संबंधित सारी दस्तावेज उसमें होते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, एक आकलन टाइप का होता है, या परीक्षण निर्माण होता है उपकरण। तो हम बोलेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण उपकरण, ठीक है। ई पोर्टफोलियो क्या होता है? तो ये जो है ये आईसीटी बेस्ड टेस्ट फॉर्मेशन टूल है, ठीक है। ई पोर्टफोलियो टेस्ट फॉर्मेशन टूल है। इस पोर्टफोलियो को देख करके आपके बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है? तो वो फिजियोन है, ठीक है। फिजियोन जो है ये भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर है, यानी कि फिजिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो फिजियोन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है रैम क्या है? तो रैम की यहाँ पे परिभाषा देखिए, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम का फुल फॉर्म है आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, और ये कंप्यूटर के सबसे बुनियादी तत्वों में से एक है। रैम एक अस्थाई मेमोरी बैंक है, ध्यान रखिएगा, ये स्थाई नहीं है, अस्थाई है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। रैम को कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रूबी स्टार क्या है? तो रूबी स्टार एक ऐसा ऑनलाइन उपकरण है जो शिक्षकों को रूब्रिक्स का प्रयोग करने में मदद करता है। यह शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण विधियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुंदर रूब्रिक्स बनाने और विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइंड जीनियस के बारे में जानकारी दीजिए। तो माइंड जीनियस माइंड मैपिंग की अवधारणा पर आधारित होता है, यानी कि मेंटल जो जजमेंट है उसको ये पहले चेक करता है, फिर जो है उसको मैप मैप करता है, यानी मापता है, ठीक है। जो उपयोगकर्ता को बड़ी मात्रा में असमान जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है, और उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से सामग्री को देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसका उपयोग जो है माइंड मैप, योजनाएं और नोट्स बनाने में किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। अभी अभी मैंने बताया था, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या था उसमें से, ठीक है। अभी आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी यहाँ पर सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों ही सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों व निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सिस्टम को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में चलने वाला एक प्रोग्राम होता है। एप्लीकेशन जो है इस सिस्टम में चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिस्टम रिसोर्स जैसे कि मेमोरी प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन आदि के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम को जो है इस सिस्टम की एक मेमोरी होती है, सिस्टम का एक सिक्योरिटी जो होता है फीचर होता है, ठीक है। जैसे आपका कोई सिस्टम है एंड्रॉयड फ़ोन, ये आपका इसमें मेमोरी भी होती है, इसमें सुरक्षा भी होती है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे आप कोई भी उसमें फेसबुक चलाते हैं तो वो क्या है, वो एप्लीकेशन है, ठीक है। व्हाट्सएप चलाते हैं वो एप्लीकेशन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। सिस्टम क्या काम करता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपके कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होकर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है
कार्य करने में मदद करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। और एप्लीकेशन पे जिस पे आप काम करते हो, यानी कि आप यूजर हो, ठीक है, और जो सिस्टम, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, उस सिस्टम के बीच में जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आपको और डिफरेंस बता सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, मतलब इसको असेंबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऑन होने से लेकर के बंद होने तक जो है चालू रहता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है जब हम चालू करेंगे तभी वो चालू और बंद होगा, ठीक है, हम चाहेंगे तो चालू होगा, हम चाहेंगे तो बंद होगा। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक बार अगर ऑन हो गया, बैटरी मतलब उसकी ऑन हो गई, तो उसके बाद वो चालू होगा, चाहे पावर सप्लाई आ गई तो वो चालू ही रहेगा। किसी भी कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद भी नहीं भी होगा तो भी कंप्यूटर जो है वो चल सकता है, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, और एप्लीकेशन जो है हमें विशिष्ट उपयोग के लिए, जैसे अगर मेरे को कोई बैंकिंग सेवा करनी है तो उसके लिए स्पेशली जो है, या मुझे व्हाट्सएप यूज़ करना है तो उसके लिए स्पेशल व्हाट्सएप डाउनलोड करूंगा, फेसबुक यूज़ करना है तो फेसबुक के लिए स्पेशल डाउनलोड करूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जैसा कि हम आगे देख चुके हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलने वाला एक प्रोग्राम होता है। मस्तिष्क आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लाभ बताइए। मस्तिष्क आधारित आधारित अधिगम ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान से प्राप्त रणनीतियों आधारित सिद्धांतों का उद्देश्यपूर्ण जुड़ाव है। हम कह सकते हैं मस्तिष्क आधारित अधिगम जो है, यानी सीखना जो है, हम माइंड से जो सीखते हैं वो क्या होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान से जो प्राप्त होती है रणनीतियाँ, ठीक है, उससे उसके आधार पर जो है उन सिद्धांतों का उद्देश्यपूर्ण जुड़ाव होता है। ये मस्तिष्क के सीखने के तरीके के बारे में नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित शिक्षण होता है। अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या यानी मस्तिष्क आधारित अधिगम मतलब होता है कि मस्तिष्क के सीखने के तरीके के बारे में नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित शिक्षण। इसमें छात्र जो है शीघ्र एवं कुशल शिक्षण, दिमाग को आराम देने और अपनी शिक्षा में अधिक व्यावहारिकता लाना सीखता है। मस्तिष्क आधारित अधिगम के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। प्रेरणा और जुड़ाव में वृद्धि होता है, बेहतर स्मृति और स्मरण शक्ति का विकास होता है, समस्या समाधान कौशल का विकास होता है, रचनात्मकता और नवाचार में वृद्धि होती है, समग्र शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार होता है, ठीक है, जो भी आपका चलता रहता है पढ़ाई उसमें हमेशा सुधार होता रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को समझाइए। तो स्मार्ट क्लासरूम शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए स्कूल में सीखने और पढ़ाने के अनुभव को बढ़ाने के लिए कक्षाओं को तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित करने की एक अवधारणा है। स्मार्ट क्लासरूम क्या होती है, वहाँ पर क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं वो क्लासरूम में छात्रों को पढ़ाने के लिए जो है, उनको अच्छा सिखाने के लिए अच्छे अच्छे तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं, ठीक है, वही अवधारणा जो है स्मार्ट क्लासरूम कहलाती है। स्मार्ट क्लासरूम में उपकरणों के माध्यम से जो है हम ऑडियो और वीडियो से छात्रों के लिए दिलचस्प चीज़ें हम सिखा सकते हैं, उसमें रुचि पैदा कर सकते हैं, ठीक है। एक स्मार्ट क्लास में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, एलईडी आदि का उपयोग किया जाता है। इसके लाभ क्या हैं, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आगे लाभ पूछे तो यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार करता है। मल्टीपल जो है इसमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। स्मार्ट क्लासरूम के द्वारा कठिन से कठिन विषय को बड़ी आसानी से रोचक तरीके से समझने में मदद मिलती है। इसमें किसी भी विषय वस्तु को बार बार देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, टीचर हो चाहे ना हो, उसमें आपका ये मेमोरी में लोड हमेशा रहता है। किसी भी विषय वस्तु को चित्र, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से समझने में और समझाने में आसानी होती है, सहायता मिलती है। चित्र, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से समझना और समझाया गया विषय जो है वो ज़्यादा समय तक याद रहता है या लंबे समय तक याद रहता है। स्मार्ट क्लासरूम के द्वारा बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। मतलब आप अपने घर पे बैठ सकते हैं, कोई दूसरा कहीं और है, तो इस तरह से इन कक्षाओं में प्रतिदिन किए गए कार्य को लंबे समय तक सेव करके रखा जा सकता है, जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा देखा जा सकता है, दोहराया जा सकता है। तो ये सब जो है आप बता सकते हैं स्मार्ट क्लासरूम के लाभ हैं।
और यहाँ पर कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। तो कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक जो है, इसका अर्थ होता है एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म या प्रणाली जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को संग्रहित, वर्गीकृत और प्रबंधित करता है, मतलब उसका उसका प्रबंध करता है। ठीक है, और आप चाहें तो उसको सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, वर्गीकृत भी कर सकते हैं, संग्रहित यानी स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को संग्रहित, वर्गीकृत और प्रबंधित करता है। कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक जो है शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा प्रणाली को अधिक संगठित, प्रभावी और कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके महत्वपूर्ण फायदों की बात करें तो इससे समय की सबसे अधिक बचत होती है, सटीकता और विश्वसनीयता जो है इसकी बनी रहती है। इसके द्वारा जो तैयार प्रश्न पत्र है उसमें त्रुटियां कम मिलती हैं। प्रश्नों की विविधता देखने को मिलती है, यानी कि इसी में हम बहुविकल्पीय प्रश्न, वर्णनात्मक प्लस सही गलत है, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के हम जो है विविध प्रश्न बना सकते हैं। आसान अद्यतन होता है, जिसको मतलब हम जो भी हमने बनाया है, हम चाहे कल के दिन उसमें चेंजेस करना तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं, किसी क्वेश्चन को भी बदल सकते हैं। और उपलब्धता जो है ये किसी भी समय कहीं भी जो है इन प्रश्नों का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आप जो है इसमें लिख सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद जो है, हाँ, इसमें सुरक्षा और गोपनीयता भी रहती है। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको जो है अधिक से अनधिकृत जो व्यक्ति हैं उनसे उन तक पहुंचने में हम इसको रोक सकते हैं कि ये नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हम इसमें गोपनीयता बनाए रखते हैं, हम अपने पासकोड वगैरह दे देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करके सीखने की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिए। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि छोटा बालक अपने हाथों द्वारा विविध प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है, जो कि सार्थक और निरर्थक दोनों रूपों में होता है, यानी कि अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है जो कार्य करके सीखा जाता है उसका अधिगम स्थायी, यानी उसका सीखना जो है स्थायी रूप से बना रहता है। यह विधि अधिगम की प्रभावशील विधियों में से एक है। इसी को अधिगम के करके सीखने की प्रभावशीलता कहते हैं। और इसके इफेक्ट जो हैं हम देख सकते हैं इस तरह से। इसका स्थायी अधिगम होता है, जो कि हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, स्टेबल रहता है जो भी हमने लर्निंग किया है। बाल केंद्रित अधिगम होता है, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता का अधिगम होता है, और इसमें क्रिया केंद्रित अधिगम भी होता है, रुचिपूर्ण अधिगम भी होता है। ये विविध कौशलों का विकास भी इससे होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास होता है। तो बहुत सारे पॉइंट, इसमें से 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो हम बता सकते हैं शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका क्या क्या हो सकती है। इसके द्वारा तथ्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने में उपयोगी होता है। जहां उन आंकड़ों, तथ्यों और सूचनाओं की आवश्यकता होती है वहां उनका प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालय और कॉलेजों में बच्चों को अध्यापन में सहायता प्रदान करता है। सही है, और नवीन जानकारियों को जस की तस विद्यार्थियों तक पहुंचा देता है। ठीक है ना, जैसा है वैसे का वैसे पहुंचा देता है। विद्यार्थियों को शिक्षा जगत में हो रहे परिवर्तनों से अवगत कराता है। ये सारे के सारे आईटी जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है ना, इसकी भूमिकाएं हैं। बहुत सारी भूमिकाएं हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आभासी प्रयोगशाला का अर्थ समझाइए और इसकी उपयोगिता और महत्व बताइए। आभासी प्रयोगशाला में कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके विभिन्न प्रयोगों की एक श्रृंखला का अनुकरण किया जाता है, यानी कि उस श्रृंखला के द्वारा जो है प्रयोग किए जाते हैं। यह छात्रों को किसी भी समय और कहीं भी व्यक्तिपरक रूप से प्रयोग करने के लिए उपकरण, सामग्री और प्रयोगशाला सेट वर्चुअल रूप से कंप्यूटर को उपलब्ध कराता है। यानी आप जिस कंप्यूटर पे, आप जैसे सपोज करिए आप इसी मोबाइल पे बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर अपने पीसी पे, लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो यहीं पर जो है आप सोचेंगे चलो यार ये बीकर है, तो इसको मैंने लिया और एक बीकर बना दिया। ठीक है, मतलब इसको लिया तो इसमें लिखा होगा बीकर। अब ये बीकर जो है, ये बीकर बना दिया आपने। आप चाहेंगे यहीं से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कौन सा केमिकल लेना है, कौन सी चीज़ लेना है। तो यहाँ पर जो है आभासी, मतलब आपके वर्चुअल भी इसको बोलते हैं। वर्चुअल मतलब होता है आभासी, ये वर्चुअल मतलब होता है आभासी। ठीक है ना, आपके बिल्कुल सामने है तो सही, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो इस तरह का ये सेटअप होता है, जिसको आप देख तो सकते हैं, उस उपकरण का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। ठीक है, उस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। तो वही होती है आभासी प्रयोगशाला। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसकी उपयोगिता और महत्व क्या है कि देखिए इसका फायदा क्या है कि जैसे जैसे कंप्यूटर बैठा हुआ है, तो इस कंप्यूटर से, इस माउस से और इस कीबोर्ड से जो भी इसके अंदर कमांड देगा, जो चीज़ चाहेगा, H2SO4 में जो है आपका H2O जल मिला दिया। ठीक है, O2 आपका ऑक्सीजन मिला दिया, CO2 मिला दिया, तो कुछ भी यहाँ पर इस कंप्यूटर में कमांड देगा इस माउस से और कीबोर्ड से, तो उसके पास जो है कमांड पहुँच जाएगी
और उसके अंदर जो है एक्सपेरिमेंट करने से इसको पता चलेगा कि इसको इसको मिलाने से ये बना। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें लागत कम आती है। ठीक है, क्योंकि एक प्रयोगशाला आप बनाएंगे तो ठीक है, उस प्रयोगशाला के रख रखाव में कितनी सामग्रियाँ लगेगी, महंगे औजार लगेंगे। ठीक है, और वहाँ पे हमेशा एक आदमी रखना पड़ेगा जो उसको समझ सके, मतलब उसको देखभाल कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें लागत की प्रभावशीलता उसमें देखने को मिलती है ना। लागत कम आती है और प्रभावशीलता ज़्यादा मिलती है। सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है और खतरे से बचाव होता है, क्योंकि हम अगर कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे हाथों पे गिरेगा या किसी के हाथों पे गिरेगा तो उसके जो है प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब हम कंप्यूटर पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर तो कोई सुरक्षा वाली बात ही नहीं है, उसमें खतरे वाली कोई बात ही नहीं है, वो कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, आप तो बाहर बैठे हुए हो। समय की दक्षता, यानी इसमें आपका जो है समय बहुत आसानी से जो है आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी समय और कहीं पर भी उपलब्ध हो सकता है ये, तो इस तरह से आप जो है ये बता सकते हैं। अब आइए जो है एमसीक्यू के प्रश्न देखते हैं फिर से। कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट होती है, इसमें से ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में से चूज करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, कंट्रोल आर का मतलब कुछ नहीं होता है, कंट्रोल वी का मतलब होता है कि पेस्ट करना, यानी आपने कोई चीज़ कॉपी की हुई है उसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी से। इसका मतलब होता है कि आप पेस्ट कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है कंट्रोल सी से कि आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है पेस्ट और इसका मतलब होता है कॉपी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य है, तो मुख्य कार्य क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? दस्तावेज। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रदर्शन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए हम पीपीटी का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। और जो वर्कशीट होती है ये एक्सेल होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी है, यानी स्मार्ट क्लास जो है वो कौन सा यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है? स्मार्ट क्लासेस के कारोबार से संबंधित, यानी स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित एडुकॉम भी आपकी जो है स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित है। ऑप्शन भी सही है, एवरॉन भी सही है, टाटा इंटरेक्टिव भी सही है, यानी कि ये सभी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हॉट पोटैटो को कब से निःशुल्क कर दिया गया है? तो ये अक्टूबर 2009 से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है। तो इसको अगस्त 1995 में स्थापित किया गया था। सा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं उपलब्धि को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय जो है वो अमेरिका में है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो एम एस ऑफिस, मैंने अभी भी बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेबिनार्स और वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये कैसी सेवाएं हैं? ऑनलाइन सेवाएं हैं। फेसबुक जो है ये कैसा प्लेटफॉर्म है? ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसलिए सोशल मीडिया का ये हिस्सा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कंप्यूटर की कोई दो प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो कंप्यूटर में जो है गति अच्छी होती है, सटीकता बहुत बेहतरीन होती है, विश्वसनीयता होता है, जो भी रिजल्ट होगा वो सही होगा। भंडारण क्षमता जो है कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है कि इसके अंदर बहुत सारी स्टोरेज क्षमताएं होती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष ज़रूरत को पूरा करता है या कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ई पोर्टफोलियो के दो कार्य लिखिए।
तो ई पोर्टफोलियो जो है क्या करता है, इसका मतलब तात्पर्य क्या है पहले हम जान लेते हैं। तो पोर्टफोलियो से तात्पर्य दस्तावेज होता है जिसमें किसी के जीवन से संबंधित जानकारी और उसकी उपलब्धियों को एकत्रित करके रखा जाता है। पोर्टफोलियो जो है ये आपका कागजी रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दोनों में हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो को जो है ई पोर्टफोलियो कहा जाता है। इसके कार्य क्या है, ई पोर्टफोलियो के माध्यम से जानकारी को बेहद छोटे डिजिटल रूप में सहेज कर कहीं भी ले जाया जा सकता है और उसे कहीं भी छोटी सी पेन ड्राइव के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा भेजा जा सकता है। ई पोर्टफोलियो बहुत उपयोगी होता है क्योंकि उसे डिजिटल रूप में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही ई पोर्टफोलियो के फटने या खोने का डर नहीं रहता है। अगर खो भी जाए तो भी आप उसको वापस से रिट्रीव कर सकते हो। एजुसेट के प्रमुख कार्यों का जो है आपको व्याख्या करनी है। एजुसेट का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है जिन्हें औपचारिक शिक्षा की सुविधा नहीं प्राप्त होती है। यह शिक्षा उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है जो किसी कारणवश विद्यालय में जाने में असमर्थ हैं। लोगों तक सरल शिक्षा पहुंचाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है एजुसेट का। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उपग्रह जो एजुसेट, ये शैक्षिक उपग्रह है, याद रखिएगा। ये भारत का पहला उपग्रह है जो भारत सरकार द्वारा दूर एवं ग्रामीण स्थानों पर रहने वाले जनसंख्या को शिक्षित करने की संकल्पना से लॉन्च किया गया था। शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग लिखना है। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के उपयोग विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है इससे, क्योंकि वह स्वयं अथवा समूह में बैठकर कंप्यूटर पर कार्य करते हुए पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक प्राप्त करता है कि उसने कैसा कार्य किया है और अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है MOOC यानी मुख्य के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। तो इसका पूरा नाम जो है वो मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। यह एक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो असीमित भागीदारी और वेब के माध्यम से खुली पहुंच के उद्देश्य से बनाया गया, यानी सब तक ये पहुंच जाए या सब इस तक पहुंच पाए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यह मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है जो किसी को भी किफ़ायती और लचीले तरीके से दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। मुख्य छात्रों, प्रोफेसरों और शिक्षण सहायकों के बीच सामुदायिक बातचीत का समर्थन करने के लिए उपयोगकर्ता मंचों का सोशल मीडिया चर्चाओं के साथ इंटरेक्टिव पाठ्यक्रम प्रदान करता है। MOOC के द्वारा जो है छात्र हो, प्रोफेसर हो या शिक्षक जो भी सहायक है उनके बीच जो है आप ग्रुप में आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, उसको सोशल मीडिया के द्वारा जो है चर्चा कर सकते हैं। MOOC द्वारा छात्र दुनिया भर के विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए गए जो भी संपूर्ण का पाठ्यक्रम है उन तक पहुंच सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित सहयोगी अधिगम की विशेषताएं आपको बतानी है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये व्यापक पहुंच है। मतलब आप जो है ये इस जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से जो है आप बहुत व्यापक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। ये तकनीक जो है संचार के नए साधनों और आवेदनों का उपयोग करके व्यक्ति को विभिन्न साधनों और ज्ञान के साथ जोड़ती है। इसमें त्वरिता और अच्छाई होती है। इसके अलावा जो है भागीदारी और संगठनात्मकता भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसके डिटेल आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि सन 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू किया गया था NCERT के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया आपसे, एक स्मार्ट क्लास में यह उपकरण नहीं पाया जाता। स्मार्ट क्लास में कंप्यूटर भी होता है, स्मार्ट क्लास में LCD प्रोजेक्टर भी होता है, स्मार्ट क्लास में व्हाइट बोर्ड भी होता है, स्मार्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। उपयोगिता के आधार पर ई पोर्टफोलियो के प्रकार हैं। तो आपको उपयोगिता के आधार पर बताना है कि पोर्टफोलियो का प्रकार क्या है। तो विकासात्मक ई पोर्टफोलियो है, प्रदर्शन ई पोर्टफोलियो है, और वह दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है।
उपयोग के आधार पर जो है आप इसका, तो यहाँ पे प्रदर्शन ई पोर्टफोलियो जो है प्रदर्शन के लिए है और उपयोगिता के आधार पर विकासात्मक ई पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, बाकी तो पोर्टफोलियो दोनों ही है, लेकिन आपका उपयोगिता के आधार पर ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वेबसाइट का महत्व है। तो वेबसाइट जो है वो शीघ्र पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक देता है, आप कुछ भी डालिए उसका आंसर आपको देता है, और जो भी आंसर होता है वो लगभग लगभग सटीक माना जाता है, विश्वसनीय माना जाता है, और जो है वेबसाइट से जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको दृश्य होता है। इन्हें उपरोक्त तो सभी सही है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों और संसाधन पुस्तकों को खालिस्तान का रूप दिया गया है। तो अभी एनसीईआरटी की पुस्तकें हों या संसाधन पुस्तकें हों उनको ई बुक का रूप दिया गया है। आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाके, पीडीएफ फॉर्म में मिलता है ये। ब्रेन बेस्ड लर्निंग की रणनीतियों में बच्चों की खालिस्तान सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो मानसिक सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को खालिस्तान कहते हैं, तो उसको शोध कहते हैं। किसी विषय से संबंधित अगर तथ्य हैं जो उससे मिलते जुलते सच हैं, उनको जब हम तथ्यों को जानकारी में इकट्ठा करते हैं तो उसे शोध कहते हैं। पोर्टफोलियो शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द पोर्टफोलिगियो से हुई है। वेबसाइट प्रोफाइलों का एक खालिस्तान है, तो ये संग्रह है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पूछा गया है कंप्यूटर का दो महत्व दो बिंदुओं में लिखिए, मतलब कंप्यूटर का आपको महत्व लिखना है दो बिंदुओं में। आप कोई भी इस तीनों में से दो बिंदु लिख सकते हैं। कंप्यूटर से जटिल प्रक्रिया भी आसानी से हो जाती है, जिससे समय बचता है। कंप्यूटर के साथ दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क करना आसान है। कंप्यूटर का उपयोग दुनिया भर के व्यवसायों में सरल गणना के लिए किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की दो विशेषताएं बताइए। जिसको www से आप वेबसाइट कोई खोलते हैं तो इसकी क्या विशेषता है, तो यह हाइपर टेक्स्ट सूचना प्रणाली है। यह बृहद वितरित प्रणाली होती है। ग्राफिकल इसमें इंटरफेस होता है। गतिशील, इंटरेक्टिव और विकासशील होता है ये, और कई सेवाओं के लिए जो है एकल इंटरफेस करता है। ये www जो है हर जगह उपयोग किया जाता है। ई पोर्टफोलियो के दो कार्य लिखिए। तो दस्तावेज को भेजने में आसानी होती है, यानी कि ई पोर्टफोलियो के माध्यम से किसी दस्तावेज को आसानी से भेजा जा सकता है। प्रदर्शन का मूल्यांकन और निगरानी करने में सहायक होता है। नौकरी ढूंढने में भी ये आसानी होती है इस ई पोर्टफोलियो के माध्यम से। ई परीक्षा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो सभी के समय की बचत होती है अगर ई परीक्षा होती है तो। कम खर्चीला होता है और विद्यार्थियों तक सरलता से पहुंच सकता है, ठीक है, एक साथ में कई क्षेत्रों में। और प्रगति रिपोर्ट या परिणाम में कम समय लगता है। ब्राइट स्टॉर्म क्या है, तो ब्राइट स्टॉर्म जो है ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम है, जहां छात्र ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से स्वयं सीख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया वर्ल्ड वाइड टेलीस्कोप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड टेलीस्कोप अनुप्रयोगों, डेटा और क्लाउड सेवाओं का एक ओपन सोर्स है, जो मूल रूप से माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च द्वारा बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के द्वारा इसको बनाया गया है। अगला जो प्रश्न है MS एक्सेल क्या है, तो अभी हमने ऊपर भी बात की थी और अब फिर से बात कर रहे हैं। इसके प्रमुख उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो हम बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम है, जो कॉलम और पंक्तियों यानी रो में किसी भी डाटा को व्यवस्थित करता है, जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया था, और जिसमें विभिन्न फॉर्मूलों के माध्यम से डेटा डाला जाता है और सेट किया जाता है। MS एक्सेल डाटा को व्यवस्थित करने के अलावा व्यवस्थित करने के अलावा कैलकुलेशन करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, रिपोर्ट तैयार करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने इत्यादि की सुविधा देता है। बाकी और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना अगर आप लिखते हैं तो आप समझिए आपने सही लिखा है। लेज़र प्रिंटर क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपसे प्रिंटर के बारे में जरूर पूछता है क्वेश्चन, तो आपको बताना होगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए, तो इसके बारे में आपको समझाना होगा, ठीक है। तो यह जो है नासा का जो अर्थ है वो भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर सन 1958 को नासा को व्यवसाय के लिए खोला गया था, और सन 1957 में सोवियत उपग्रह स्पुतनिक के पर्यवेक्षण के साथ अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी, ठीक है।
नासा वायु और अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जिम्मेदार है। वर्ल्ड वाइड एक खुला स्रोत वर्चुअल ग्लोब एपीआई है। नासा की सहायता से 3D ग्लोब यानी 3D ग्लोब मानचित्र और भौगोलिक जानकारी के इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन में सहायता मिलती है। विश्व भर में मौसम और प्रकृति पर नासा नज़र रखने के लिए वर्ल्ड वाइड वाइड का उपयोग करता है। तो आपको ये चीज़ नासा को वर्ल्ड वाइड को समझाना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपको जो है सूचना एवं प्रशेषण संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण के निम्न टूलों पर टिप्पणी लिखनी है, जिसमें हॉट पोटैटो है, गूगल है, सर्वे मंकी है। हॉट पोटैटो के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो है ये 2009 में फ्री कर दिया गया था, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, यह आकलन करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 5 अनुप्रयोग शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कितने अनुप्रयोग है? 5 अनुप्रयोग हैं। ठीक है, और इसमें वो कौन कौन है? जैक क्लोज है, ठीक है, एक तो, और जैक क्रास है, जे मैस है, जे मिक्स है, और जे क्यूज है। ठीक है, इनके आपको नाम थोड़े से याद रखने चाहिए। और अभी अभी जो लेटेस्ट हो गया है उसमें दी मार्शर भी शामिल हो चुका है। तो ये सब आपको बताना है जब भी हॉट पोटैटो के बारे में आपको टिप्पणी लिखने की बात आए। फिर आप गूगल के बारे में लिखेंगे, गूगल तो आप सभी लोग यूज़ करते हैं, तो गूगल के बारे में भी जो यहाँ पर सारा टिप्पणी लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। सर्वे मंकी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो सर्वे मंकी जो है ये एक टूल है जो उपयोगकर्ता को प्रश्न प्रारूप यानी टेम्पलेट का उपयोग करके अपने स्वयं के सर्वेक्षण बताने की अनुमति देता है। ये भी मुफ्त है और लेटेस्ट वर्जन में उपलब्ध है। इसके बाद जो है यहाँ पे ई अधिगम की विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं, तो आप जो इंटरनेट के माध्यम से अधिगम कराते हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। फिर आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया है ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग में क्या अंतर है, तो आप टेबल के माध्यम से हमेशा बताएंगे। ई लर्निंग के माध्यम से विशिष्ट एवं सामान्य छात्र विभिन्न प्रकार की अधिगम विधियों के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या है? शिक्षण अधिक किफ़ायती और समय बचाता है, साथ ही कम खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें सभी लोग को शामिल किया जाता है। इसमें विशिष्ट एवं सामान्य छात्र अपने मानसिक स्तर, रुचि, कौशल, स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों के अनुसार अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग जो है उपलब्धता के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करती है। तो इस तरह से जो है आमने सामने आपको अंतर लिखना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, इसके ऊपर निबंध लिखना है। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर आज के समय में कितना ज़रूरी है। कंप्यूटर के विभिन्न क्षेत्रों में क्या अनुप्रयोग है ये भी आप बता सकते हैं। तो आप आधुनिक समाज में जो है शिक्षा में उपयोग किया जाता है ये आप बता देंगे इसमें। व्यापार के लिए उपयोगी है ये आप बताएंगे इसमें। यातायात सेवाओं के लिए भी ये उपयोगी है, ठीक है ना। जैसे कि आपके ट्रेन की टिकटें इससे बुक होती है, उड़ान सेवाएं इससे बुक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो आपसे पूछा जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, डिजिटल के बारे में और हाइब्रिड के बारे में। ये 3 तरह के कंप्यूटर जो है ये होते हैं तकनीकी के आधार पर, और तीनों में से किसी के बारे में पूछ सकता है, एक के बारे में पूछ सकता है। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में आप जान सकते हैं, फिर अंक या कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं उसके बारे में जान सकते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में भी आप जान सकते हैं जिसको मिश्रित कंप्यूटर कहा जाता है। कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कार्यशाला प्रविधि जो है श्रमिकों को नौकरी से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है, श्रमिकों के बीच व्यवस्थित रूप से कौशल प्रदान करना ताकि वे जल्दी से सीख सकें। साथ ही श्रमिकों, पर्यवेक्षक और संगठन के प्रति श्रमिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना जो है कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य है। कंप्यूटर से होने वाली हानियों पर एक टिप्पणी लिखनी है कि कंप्यूटर से क्या हानियां हो सकती हैं। तो भाई बिजली का खर्च होगा, मनुष्य थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का बन जाएगा, और कंप्यूटर के आने से जो काम मनुष्य करते थे उससे ज़्यादा जो है आप कंप्यूटर करने लग गए हैं, तो बेरोजगारी बढ़ गई है। बाकी जो कंप्यूटर पे काम करेगा उसकी आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मनुष्य की सोच का ह्रास हो जाता है कि वो कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो वो खुद कम सोचता है। ये सब चीज़ें जो है इसमें दुष्परिणामों में लिख सकते हैं। अधिगम संसाधन केंद्रों के उद्देश्य क्या है, तो आप बता सकते हैं जो स्थानीय है, क्षेत्रीय है, राज्य और केंद्र स्तर पर कार्यरत संसाधनों केंद्रों के बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो इस उद्देश्यों को हमने पॉइंट वाइज दिया हुआ है यहाँ पर, इन पॉइंटों को आप याद कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। तो व्यवहार की बात करें और उसका भी आपको क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक
वर्णन प्रस्तुत करना है तो आप मूल्यांकन करेंगे, तो यहाँ पे जो है मूल्यांकन इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन न किए जाने वाली वस्तु के साथ मापन के प्रयोग की प्रक्रिया को कहा जाता है। मूल्यांकन न किए जाने वाली वस्तु अगर है और वस्तु के साथ उसका मापन करेंगे तो मापन ही कहलाएगा, ठीक है, मूल्यांकन नहीं, मापन। मूल्यांकन में जांचना होता है। मूल्यांकन में जांचना क्या होता है? तो मूल्यांकन में जांचने में बालकों में योग्यताओं की उपलब्धि के बारे में हम जांचते हैं, कुशलताओं के बारे में जानते हैं और वृत्तियों एवं रुचियों के बारे में जानते हैं। नहीं, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक होता है। सबसे जो बालकों के चौतरफा जो तरक्की करेगा तो उसमें कौन जो है सहायक होता है? अगर उनकी गति देनी है तो गति देने के लिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन से ही पता चलेगा कि बालकों में कौन से क्षेत्र में जो है वो विकासशील नहीं है, विकसित नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या कमियां हैं जिसे हम दूर कर सकते हैं, तो उनका हम जो है मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन उस साक्ष्य का क्रमबद्ध संग्रह है और परिणाम निकालना है जो कि मूल्यों की जांच की प्रक्रिया के द्वारा कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। मूल्यांकन की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है आपकी सीई बीबे ने। तो यहाँ पर द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन तब वह कोई गतिविधि या कार्य करता है और उसे पूर्ण करता है, यह आकलन क्या कहलाता है? एक बच्चे को हमने देखा और समझा कि उसका आकलन करना है और वो जब कोई कार्य करता है और उसे पूरा कर लेता है उस कार्य को, तो आकलन क्या कहलाता है? तो हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो हम उसको देख रहे हैं, तो हम अपना व्यक्तिगत आकलन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक निरंतर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार इसका शैक्षिक प्राय उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो कोठारी आयोग की परिभाषा है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, आईसीटी संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। तो परंपरागत संसाधनों में ब्लेंडेड लर्निंग को शामिल किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईसीटी के साथ साथ से ब्लेंडेड लर्निंग। रूडी स्टार के अंतर्गत आकलन में किस श्रेणी का निर्धारण किया जाता है? रूडी स्टार आकलन में हम क्या क्या देखते हैं? तो खराब भी देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, उत्कृष्ट भी देखते हैं, उपयुक्त सभी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो रूबी स्टार में क्या होता है कि हम जो है टेबल बनाते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, तो मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज करिए एक टेबल है इस तरह का। इसके अंतर्गत रूबी स्टार के अंतर्गत जो है मैं इसमें आकलन करना चाहता हूँ। तो इस तरह से हमने टेबल कुछ बना लिए। अब यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर दे दिया और यहाँ पे जो है मैं सोचता हूँ कि चलो इसका किसी का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है ये श्याम का है, ये श्याम का मैं रूबी स्टार के अंतर्गत आकलन करना चाहता हूँ। सीरियल नंबर 1 2 3, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट में जैसे कि आपका साइंस है, मैथ है, हिंदी है, इस तरह से। और यहाँ पे जो है रेटिंग दे दी। यहाँ पे मैंने दे दिया इसको बेस्ट, यहाँ पे दे दिया गुड और यहाँ पे दे दिया बेटर, ठीक है। तो अब इसमें मेरे को रेटिंग देनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर बेस्ट है तो बेस्ट पे मैं इसको आंकड़े दे दूँगा, ठीक है। अगर मैथ में गुड है तो गुड दे दूंगा, हिंदी में अगर ये बेटर है तो बेटर दे दूंगा। तो ये जो इस तरह का आकलन होता है। अब इसमें अच्छा भी है, उससे भी अच्छा भी है और बुरा भी है। तो हम कह सकते हैं खराब भी बोल सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, उत्कृष्ट भी बोल सकते हैं, उपरोक्त सभी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हमने बात की थी, लर्निंग कंपनी का मुख्यालय जो है वो अमेरिका में है। और अमेरिका में कहाँ है? तो बॉस्टन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, प्रिंट करने की सामान्य शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो अभी हमने इसको इस तरह के आंसर को देखा था। कंट्रोल सी से जो है कॉपी होता है, ये कॉपी के लिए है, ठीक है। कंट्रोल वी है जो ये पेस्ट करने के लिए है और कंट्रोल पी जो है ये है आपका प्रिंट के लिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, MS पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रस्तुतिकरण करना। मैंने ऊपर ही बताया था आपको, प्रेजेंटेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो प्रस्तुतिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पूछा गया है वेब कॉन्फ्रेंसिंग खालिस्तान सेवाएं हैं। तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो भी हम करते हैं ये ऑनलाइन सेवाओं से करते हैं, तो ऑनलाइन सेवाएं कहलाती हैं। हॉट पोटैटो को सन 2009 में निःशुल्क कर दिया गया था, हमने अभी भी जाना था। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना जो है सन 1995 में की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, विंडोज़ एक खालिस्तान सिस्टम है, तो अभी हमने बात की थी ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला जो है ट्विटर जो है खालिस्तान मीडिया का हिस्सा है, तो ट्विटर क्या है? आपका सोशल मीडिया का हिस्सा है। प्राथमिक मेमोरी है, तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो प्राथमिक मेमोरी आपकी रैम है, ठीक है, तो रैम इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक मेमोरी में कौन आता है? अभी मैंने बताया था आपको, रैम जो है प्राथमिक मेमोरी होती है। हार्डवेयर है, तो फाइल जो है, कोई आपके कंप्यूटर में जो फाइल है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। कर्सर जो है, क्योंकि फाइल को आप टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, कर्सर जो है ये भी आपका सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप हाथ नहीं लगा सकते। टूल बार जो है आपका, जो ये जैसे ये टूल बार है, ये ऊपर दिख रहे हैं आपको, तो ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। और प्रिंटर जो है ये आपका हार्डवेयर है। प्रिंटर आपके, आप दुकानों में जाते हैं, आप कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर आपको प्रिंटर दिखाई देते हैं, उसको आप हाथ लगा सकते हो, टच कर सकते हैं। जो भी हार्डवेयर है उन्हें छुआ जा सकता है, याद रखिएगा। तो प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्मार्ट क्लास से स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी कौन सी है? तो एडुकॉम है। एडुकॉम जो है स्मार्ट क्लास से है संबंधित। गूगल स्मार्ट क्लासेस नहीं है, नहीं चलाती, और माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलाती, तो ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। तो एडुकॉम इज द सही आंसर अगर आप वैसे देखें तो, ठीक है। किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ट्रांजिशन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है? तो क्लास सॉफ्टवेयर को जो है ट्रांजिशन सॉफ्टवेयर को क्लास एप्लीकेशन को जो है ये ट्रांजिशन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है। द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको सभी को पता है, ये आपका बॉस्टन में है, या फिर आपका बोस्टन अमेरिका में है, या कैलिफोर्निया में है, ये आपको बताना है। तो हम कहेंगे कैलिफोर्निया अमेरिका में जो है द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय है। सी ऑप्शन जो करेक्ट होता है। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कीबोर्ड एक खालिस्तान डिवाइस है, तो कीबोर्ड से आप जो भी टाइप करोगे वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम इनपुट। जो हम इनपुट देंगे वो हमें दिखाई दे, वो उसी को इनपुट कहा जाता है। तो कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। फेसबुक का आविष्कार किसने किया था? तो मार्क जुकरबर्ग ने किया था, तो ये आपको याद रखना है, सभी को पता भी होगा। खालिस्तान में आईसीटी संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, ब्लेंडेड लर्निंग जो है आईसीटी संसाधनों के साथ, परंपरागत संसाधनों के साथ प्रयोग किया जाता है। हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर को जो है सन 2009 में सभी के लिए फ्री कर दिया गया था। इसमें और पूछा गया आपसे, ऊष्मा प्रकाश ध्वनि आदि का अध्ययन खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ऊष्मा यानी कि हीट, प्रकाश यानी कि आपकी पावर या एनर्जी, और ध्वनि यानी कि साउंड, इन सभी का अध्ययन जो हम विज्ञान में भी करते हैं और भौतिक विज्ञान में भी करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं हम, एंड साइंस में भी करते हैं। तो आप दोनों को ही लिख सकते हैं, या फिर आप फिजिक्स लिखेंगे, फिजिक्स में ये दो सब चीज़ें आती हैं, साइंस में भी ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये दोनों ही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कंप्यूटर की कोई दो विशेषताएं या का व्याख्या करना है आपको। तो एक तो गति जो है कंप्यूटर की विशेषता होती है, ठीक है, गति बहुत स्पीड फुल होता है कंप्यूटर, सभी जानते हैं। और एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है, यानी सटीकता बहुत बेहतरीन होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो मैंने बताया था आपको, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, अभी अभी आपको जानकारी दी थी इसके बारे में, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। ई पोर्टफोलियो के दो कार्य लिखिए। मैंने अभी अभी समझाया था ई पोर्टफोलियो के बारे में, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे आंसर्स दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है जो भी आपको आंसर अच्छा लगता है उसे याद करें। परीक्षण निर्माण के लिए कोई दो वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को परिभाषित करना है। तो एक गूगल फॉर्म्स है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी है ये, और एक हूट है, ठीक है, कहूट है, तो ये भी आपका एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर। नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, FOSS के उद्देश्य क्या हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ उद्देश्य लिखे हैं। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर पूछा जाता है आपसे हमेशा, तो इंटरनेट में और इंटरनेट में अंतर आपको बताना है। तो इंटरनेट क्या है, वैश्विक सार्वजनिक नेटवर्क है जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। और इंटरनेट जो है ना, ये इंटरनेट जो है किसी संस्था में होता है, यानी प्राइवेट होता है, किसी स्कूल का हो सकता है, किसी लाइब्रेरी का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है इंटरनेट, ठीक है। और इंटरनेट को दुनिया का कोई भी आदमी यूज़ कर सकता है। इंटरनेट को जिस संस्थान के अंदर ये है उस वही यूज़ कर सकता है। और यह इंटरनेट की तुलना में कम सुरक्षित होता है। इंटरनेट जो है कम सुरक्षित होता है, जबकि इंटरनेट अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि एक संस्थान के लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है सूचनाओं को खोजने, सोशल मीडिया, ईमेल आदि के लिए किया जाता है इंटरनेट का। और इसका उपयोग जो है किसी बैंक का अगर जो सॉफ्टवेयर है, या किसी कॉलेज का है, या किसी ऑफिस का है, या किसी कंपनी का, उसके डाटाओं का ही जो है इसमें लेखा जोखा रखा जाता है, ठीक है। ये सुरक्षित भी होता है, इसी काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रूबी स्टार क्या है, तो रूबी स्टार के बारे में भी मैं बता चुका हूँ आपको, और रूबी स्टार के बारे में फिर से आप जो है यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ये निःशुल्क वेबसाइट है, ठीक है, आपको पता है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है गूगल के ऊपर, तो गूगल के ऊपर जो है आप बता सकते हैं। नासा वर्ल्ड वाइड क्या क्या होता है उसके बारे में अगर आप समझाना चाहें, तो यहाँ पर जो है इसको भी आप समझा सकते हैं। इसको अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। माइंड जीनियस के बारे में जानकारी अगर आपको देनी है, तो माइंड जीनियस के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं। क्वेश्चन जरूर आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपने जो पढ़ लिया, अगर वीडियो देख लिया है, तो आपका ये ICT का पेपर कहीं भी नहीं छूटेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या अंतर होता है, अभी अभी हमने थोड़ा सा ऊपर डिस्कस किया था, और फिर से दोबारा जो है मैंने यहाँ पर आपको अंतर दिया है। और साथ ही साथ जो है आपको एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो है क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने दिए हुए हैं। विंडोज़ के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, तो विंडो क्या करता है, प्रोसेस करता है किसी चीज़ को। मेमोरी जो है इसकी एक रैम होती है, ठीक है। और फाइल प्रबंध करता है ये, ठीक है। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर को नियंत्रण करता है, जैसे कि अपना प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, इन सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है। मस्तिष्क आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लाभ क्या हो सकते हैं, ये बता सकते हैं। इसमें तनावपूर्ण जो है शिक्षण, तनाव मुक्त शिक्षण होता है, इसका एक खास बात होता है। स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है इससे, ठीक है। सृजनात्मकता का विकास होता है। स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को स्पष्ट करनी है, सभी को पता है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम में आपका इंटरनेट होता है, इंटरेक्टिव बोर्ड होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। 3D जो आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। संयोगी अधिगम की विशेषताओं को बताना है। कई बार ये प्रश्न कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। ई लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग में जो है आपको अंतर बताना है। इन दोनों के बारे में भी मैंने आपको अंतर बताया था। कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में भी अभी हमें हमने डिस्कस किया था। फिर से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उसके आंसर को नोट कर सकते हैं। मूल्यांकन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता और महत्व को समझाइए, तो मैंने बताया था कि कम समय लगता है, सटीक होता है, निष्पक्ष होता है, त्वरित होता है, डेटा का दीर्घकालिक और सुरक्षित रखरखाव कर सकते हैं। सेज मैथ क्या है, सेज मैथ की विशेषताएं क्या हैं, तो ठीक है, सेज मैथ जो है ये ओपन सोर्स होता है, ठीक है, गणितीय सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिक, जिसमें बीजगणित, ज्यामिति और सांख्यिकी, ठीक है, इन सभी को आप हल कर सकते हैं। इसके बाद जो है करके सीखने की प्रभावशीलता का वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये भी समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। शिक्षा में सूचना और संप्रेषण तकनीक की भूमिका क्या है, जो आप हमारी एजुकेशन है उसमें क्या क्या भूमिका है, तो हम बता सकते हैं। शिक्षा की व्यापक पहुंच में इसकी भूमिका है। दृश्य और श्रव्य सामग्री जो है ये आराम से समझा सकता है हमें। स्वगति से सीखना मतलब अपने छात्र अपनी मर्जी से सीख सकता है, आज नहीं तो कल से ही। और मुक्त एवं शैक्षिक संसाधन केंद्र क्या है, शिक्षा में इसका महत्व क्या है, अभी अभी मैंने ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा समझाया था आपको। इसका शिक्षा में क्या महत्व है, तो आप बता सकते हैं। मल्टीमीडिया पैकेज के शैक्षिक उपयोगों के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसके कुछ उपयोग है, ये आप बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आभासी प्रयोगशाला, मैंने कुछ समय पहले आपको आभासी प्रयोगशाला के बारे में बताया था, कि उपयोगिता और महत्व भी समझाए थे। एजुसेट के बारे में भी अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पूछा गया शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद में MOCC के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या करनी है, क्या क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आंसर्स आपको 2-3 प्रकार से दे रहा हूँ मैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपसे याद होता है वो याद करिए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के आधारित
अधिगम संसाधन निर्माण की व्याख्या करनी है। आप जो है इसमें ग्राफिक्स और टेक्स्ट के माध्यम से जो है अधिगम सामग्री निर्माण कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से, है ना। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन मूल्यांकन उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तो आप जो है ऑनलाइन क्विज टूल्स उपयोग कर सकते हैं, गूगल फॉर्म्स और टेस्टमोज, और इंटरेक्टिव मूल्यांकन गेम जैसे क्विजी और मेंटीमीटर, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण टूल्स की व्याख्या कीजिए। तो ये यहाँ कुछ परीक्षण निर्माण टूल्स जिनकी आप व्याख्या करके समझा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका हॉट पोटैटो को उदाहरण में लिया गया है। कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है। करके सीखने में शिक्षक और विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है, आपको समझना है। स्कूल में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद जो है शिक्षा में कंप्यूटर की क्या भूमिका हो सकती है, तो हमने आप अभी अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बाकी आप और भी यहाँ से लिख सकते हैं। सूचना संप्रेषण तकनीक आधारित सहयोगी अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। शैक्षिक क्रियाकलापों में ई कंटेंट के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। आइए अब जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। इसमें पूछा गया यूनिक्स की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यूनिक्स की क्या दो विशेषताएं हो सकती हैं, आपको बतानी है। एमएस वर्ल्ड क्या है पे भी मैंने आपको समझाया था, कुछ आंसर्स मैं आपको नीचे भी दूंगा इसमें, तो उन आंसर्स को जरूर देख लीजिएगा। और सूचना संप्रेषण तकनीक के आधारित कोई दो मूल्यांकन टूल के नाम मैंने आपको बता दिए थे। गूगल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी अभी अभी कराया था। ब्राइट स्टॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, जेफरी वेल्स और एरिक किम ने, ठीक है। ब्राइट स्टॉर्म की जो स्थापना की थी इन दोनों ने की थी। तो इन दोनों का नाम याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाएगा और सीधा सीधा आपको 2 नंबर दे के जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। द लर्निंग कंपनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और अभी हमने बात किया था कि द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय अमेरिका कैलिफोर्निया में है, उसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी आपको समझा देना है। उसके बाद में विद्यालय का रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए आप किस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, तो आप एमएस एक्सेल का उपयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। किसी विषय के विस्तृत प्रस्तुत अगर आप प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे तो एमएस पावर पॉइंट की आप जो है बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषताएं लिखिए, तो अभी भी मैंने बताया था। ई लर्निंग के लाभ लिखिए, वो भी मैंने आपको बताया कि ई लर्निंग के क्या क्या लाभ है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया सहयोगी अधिगम क्या है, अभी अभी बताया गया है। सहकारी अधिगम क्या है, दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक की विस्तृत व्याख्या करिए, जो अभी भी हमने डिस्कस किया था। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण टूल्स की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए, ये भी मैंने अभी भी बताया था आपको। माइंड जीनियस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शिक्षक के रूप में उपयोगिता लिखिए, और एडवेंचर गेम बच्चों में कौन कौन से गुण विकसित करता है, इसकी व्याख्या करनी है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, इसको लिखना है आपको। कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किन्हीं दो प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। अभी भी मैंने बताया था कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। वो प्रकारों के नाम और किन्हीं 2 प्रकारों पर टिप्पणी लिखनी है, तो मैंने तीनों के बारे में आपको बताया हुआ है। मल्टीमीडिया सिस्टम के घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और विकीपीडिया की विशेषताएं बताइए। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। आपके सामने जो थंबनेल आ रही है इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, जितने भी आपको क्वेश्चंस पेपर्स जो आप अभी 2026 के लिए, 2025 के लिए जो भी उपलब्ध कराए गए हैं, वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। बस आप प्लेलिस्ट को टच करिए और चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।